वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। मैं पेशे से एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और अक्सर पैरानॉर्मल जगहों पर इन्वेस्टिगेट करना मेरा काम है। मैं इन सब जगहों से डरती नहीं हूँ और इसीलिए शायद इस ऑफिस में मेरा काफ़ी नाम है। आज सवेरे ही हमारे बॉस अचानक अपने चेम्बर में मुझे बुलाए और बोले, नमिता, एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह के बारे में पता चला है, बस तुम लोग आज ही निकल जाओ, आज शाम तक वहाँ पहुँच जाओगे। वो धीरेन्द्र की एक हवेली है, कहते हैं वहाँ पर बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर तुम लोगों को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। बस मेरी टीम तैयार हो गई। एक गाड़ी में इक्विपमेंट के साथ मैं और रमेश दा थे और दूसरी गाड़ी में बाकी लोग। हम लोग दूसरी गाड़ी से थोड़ा आगे निकल गए थे। अचानक एक चाय के ठेले पर हम रुके जो गांव से थोड़ी ही दूरी पर था। फोन पर एक दूसरे से संपर्क किया तो पता चला उन लोगों की कार का टायर पंचर हो गया है, इसलिए वो लोग वहां रुक गए हैं। हम लोग वहीं चाय पीने लगे। चाय पीते पीते अचानक ही मैंने एक व्यक्ति से पूछा, दादा, ये जमींदारों की हवेली कहाँ है? सुनकर जैसे सबके सब चौंक से पड़े। आप लोगों को वहाँ काहे के लिए जाना है? मैंने अपना पर्पस बता दिया। सुनकर जैसे सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। वो बोले, हाँ, आप लोग गलत जगह आ गए हैं, हो जगह ठीक नहीं है। हाँ, हमारी मानिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। देखिए वो घर जिंदा है, वो सांसें लेता है। कई लोगों ने वहाँ पर सांसों की आवाज़ सुनी है। रात को कभी वहाँ से गुजर जाओ तो सुन सकते हो। और ऊपर से वो बुढ़िया। कहते कहते व्यक्ति चुप हो गया। मेरे लिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। बॉस ने पहले ही कह दिया था कि ऐसे गांव में ऐसे घरों से कुछ न कुछ अजीबोगरीब कहानियां जुड़ी होती। अब सोचिए, ईंट पत्थर का एक घर जो सांसें लेता है। मन ही मन मुझे हंसी आई, मगर बॉस की दूसरी बात भी याद थी। ऐसे लोगों की इन भावनाओं को कभी आहत मत करना, वरना उस गांव में काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने भी अनजाना डर दिखाते हुए कहा, तो फिर हम लोग चले जाएं? हाँ, आप लोग चले जाइए, मगर देखिए इस प्रोजेक्ट पे तो मेरी नौकरी टिकी है। मेरा बॉस मुझसे बहुत नाराज़ है। उसने ये चैलेंज दिया है मुझे। हाँ, अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो मेरी नौकरी चली जा सकती है। फिर मेरी फैमिली, उनको मैं कैसे पालूंगी? सभी थोड़े से गंभीर हो गए। अचानक उनमें से एक सबसे वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आया। देखो बेटी, मैं समझा बुझाकर तुमसे कह रहा हूँ, पर अगर तुम वहाँ जाना ही चाहती हो तो ये ताबीज़ अपने हाथों में बांध लो। कहकर उसने काले धागे में बंधा एक ताबीज़ मेरे हाथों में बांध दिया। रमेश दा को इन सब पर कोई भी विश्वास नहीं था। उन्होंने पहले कह दिया वो ऐसा कुछ भी नहीं बांधेंगे। मैंने भी इन लोगों का मन रखने के लिए ताबीज़ बांध लिया, क्योंकि अगर मैं इनका साथ ना दूं तो हो सकता है हमारा काम आगे ना हो। फिर हमने पूछा, अच्छा, उस हवेली में कैसे जा सकते हैं? उस हवेली के एक रिश्तेदार गांव में रहते हैं। हाँ, आप जाकर उनसे मिलिए, वही आपको वहाँ ले जा सकते हैं या वहाँ जाने की परमिशन दे सकते हैं। अच्छा, वो रहते कहाँ हैं? अचानक उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ चल पड़ा। गाड़ी हमने वहीं गांव की शुरुआत में ही छोड़ दी थी, क्योंकि गांव के रास्ते इतने सकरे थे कि हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। एक जीर्ण शीर्ण से पुराने घर के सामने हम रुक गए। मैं एक पल को चौंक पड़ी।
इतनी बड़ी जमींदार हवेली का मालिक यहाँ पर ऐसे टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। वो व्यक्ति अंदर गया और अंदर से किसी को बुला कर लाया। एक 50-55 साल का व्यक्ति और उसके पीछे पीछे सिर पर घूंघट दी हुई एक औरत आई। व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, देखिए, उस हवेली में आप लोगों को रहने की अनुमति मैं किसी हद तक नहीं दे सकता। कल को मेरे सिर पर बात आ जाएगी। आप लोग चले जाइए। और वैसे भी आप लोग को गवर्नमेंट परमिशन लेकर आना चाहिए था। वो मैं लाई हूँ। मैंने तुरंत ही कागजात उसके सामने कर दिए। अच्छा, ऐसा है तो फिर मैं आपको रोक तो नहीं सकता, मगर निवेदन यही था कि वहाँ न जाते तो अच्छा होता। उसके बाद वो द्रुत गति से घर के अंदर गया और एक कागज लेकर आ गया। पढ़कर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। कागज में स्पष्ट लिखा था कि वहाँ जाने के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और अगर हमें कुछ होता है तो इसके लिए वो दोनों पति पत्नी किसी भी तरह से दायी नहीं होंगे। एक तरह से डिक्लेरेशन फॉर्म था। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे साइन कर दिया। वैसे भी मुझे पता था कुछ होने वाला नहीं है। पर अब मुसीबत थी हमारे बाकी साथियों की, जो अभी तक नहीं आए थे। फोन करने पर पता चला उनकी कार फिर से पंचर हो गई। आश्चर्यजनक बात थी, एक ही कार का 2-2 बार रास्ते में पंचर होना। फिर हमने उनसे कहा, अच्छा तो हमें घर दिखा दीजिए। वो व्यक्ति बोला, मैं आपके साथ एक बार बस जा रहा हूँ, इसके बाद दोबारा मैं उस घर में नहीं आऊँगा। बाकी आप लोग खुद वहाँ के लिए जिम्मेदार होंगे। अच्छा, मगर वहाँ पर हमें तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे साफ़ सफाई करने के लिए झाड़ू, पीने का पानी और रात का खाना। ये सब की व्यवस्था कैसे होगी? देखिए, आप लोग उस घर में जा रहे हैं, ये आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। इसलिए मैं किसी चीज़ से आपकी मदद नहीं कर सकूँगा। मैं बस चाबियाँ दे देता हूँ और घर दिखा देता हूँ। मैंने उससे कहा, पर पानी के बिना हम लोग वहाँ रहेंगे कैसे? समझिए प्लीज़, मेरा फीमेल होना शायद यहाँ काम कर गया। उसकी पत्नी ने उसे बुलाकर कुछ कहा। फिर वो लौटकर बोला, अब ठीक है, पानी की व्यवस्था मैं कर देता हूँ और रात को किसी को भेज दीजिएगा, खाना मिल जाएगा, पर मैं वहाँ नहीं पहुँचाऊँगा। हाँ, ठीक है, चलिए। हम लोग बंगले की तरफ चल पड़े। गांव के आखिरी सिरे पर वो बड़ा सा बंगला था। नीचे और ऊपर 2 फ्लोर मिलाकर कम से कम 20-25 कमरे तो होंगे ही। धन्य है ये गांव वाले। अंधविश्वासों के चलते इतनी बड़ी हवेली छोड़कर ये बंदा वहां झोपड़ी में पड़ा हुआ है। अचानक एक कमरे का ताला खोलते हुए बोला, ये मेन गेट की चाबी है, इसके बाद बाकी चाबियाँ आप लोग खुद खोज लीजिएगा, ये गुच्छा है चाबी का। मगर साफ सफाई? रमेश दा बोल पड़े। यहाँ आपको साफ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मुझे लगता है। और हाँ, ऊपर की मंजिल पर भूलकर भी मत जाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। कहकर वो चला गया। अब तक शाम ढलने लगी थी। हम लोग उस घर में थे। पानी और लालटेन वही व्यक्ति दे गया था। अंदर घुसे तो एक बड़ा सा आंगन सा था और यहाँ पर पहुंचकर सच में हमारे चौंकने की बारी थी, क्योंकि इतने सालों से बंद पड़ा यह घर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे बंद पड़ा हुआ है। अंदर वैसी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं था। तभी अचानक बाहर एक बुढ़िया की आवाज आई, कौन है रे? कौन आया है? हम दोनों दौड़कर बाहर आए तो एक वृद्ध महिला खड़ी थी। कौन हो तुम लोग? पहले आप बताइए, आप कौन हो? मैं तो यहीं पास में रहती हूँ।
बंगले में रोशनी देखी तो चली आई। कौन हो? मैंने संक्षेप में हम कौन है ये उसे बता दिया। वो बोली, बहुत सालों बाद बंगले में रोशनी देखने मिली है। अच्छा सुन, कुछ खाने को है? देना देना रे, बहुत भूखी हूँ मैं, कुछ खाने दे दे। अरे हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। हाँ, हमें तो खुद रात को खाना नसीब होगा। उस समय आप आसपास रहीं तो आपको दे देंगे। रमेशदा ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और बुढ़िया को देते हुए बोले, आप एक काम करो, आप इसे रख लो, आप कुछ खा लेना और रात को आना, आपको खाना मिल जाएगा। इन कागज के टुकड़ों से मैं क्या करूँगी, क्या खाऊंगी? तुम लोगों के पास कुछ है तो दो ना रे। अरे अजीब औरत है यार, समझती नहीं है, जाओ आप यहाँ से। रमेशदा ने एक तरह से उसे धमका ही दिया। बेचारी सिर झुकाकर चुपचाप चली गई। हम लोग अंदर आ गए। एक दो कमरे का ताला हमने खोल लिया। मैंने कहा, आप लोग तो 3 लोग रुकेंगे ना, हो जाएगा, या फिर और कमरों के ताले खोलोगे? जैसा कमरा बड़ा दिख रहा है, लगता नहीं है और तालों की जरूरत पड़ेगी। अब बस खाना मिल जाए और ये लोग आ जाएं, तो आज रात तो सोकर बिताएंगे, कल ही शूटिंग करेंगे। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक हमारे सर के ऊपर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। हम दोनों चौंक पड़े। ये क्या था? क्या पता? रमेशदा अचानक कमरे से बाहर जाने लगे। लगता है ऊपर कुछ है। रमेशदा क्या कर रहे हो? सुना नहीं, उस आदमी ने कहा था ऊपर नहीं जाना है। अरे उस आदमी की बातें छोड़ो, मुझे तो 1 नंबर का फ्रॉड लग रहा था। हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि हम लोग डर जाएं और कल फिर हमसे ज़्यादा पैसे मांग सके। देखना ना, जाने से पहले हम लोगों से यहाँ रहने का किराया जरूर वसूलेगा, गरीब कहीं का। तू रुक, मैं देख के आता हूँ। अचानक ही रमेशदा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। मेरे मन में एक अनजाना सा डर बसा हुआ था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे छत पर किसी चीज की आवाज आ रही है, जैसे कोई नाखूनों से दीवार को रगड़ रहा है। मैं चौंक सी पड़ी। ऊपर तो कोई नहीं है। फिर वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी और तभी मुझे समझ में आया ये नाखूनों से रगड़ने की आवाज नहीं है, बल्कि सांस लेने की आवाज है। और आवाज अब से ऊपर से नहीं, अभी तो पूरे घर से आ रही है, जैसे ये पूरा घर सांस ले रहा है। ठीक वैसे ही जैसे उस आदमी ने चाय के ठेले पर कहा था। मैं डर के मारे कमरे से बाहर निकलकर चीख पड़ी, रमेशदा। अचानक ही ऊपर से रमेशदा की आवाज आई, शिरीन घबरा मत, और हाँ ऊपर आ। देखा, मैंने कहा था ना, इस हरामखोर ने हमको झूठ कहा। अरे ऊपर तो 5 स्टार जैसा माहौल है, साफ सुथरा सजा हुआ। हमको डराकर ये कल को ऊपर का दिखाता और ज्यादा पैसे मांगता। हाँ नहीं रमेशदा, मैं। अचानक ही रमेशदा सीढ़ियों से नीचे उतर आए और मेरा हाथ खींचते हुए ऊपर ले जाने लगे। मगर सुनिए तो। अरे आ तो। रमेशदा के हाथों में पकड़ी लालटेन की रोशनी का पीछा करते करते मैं ऊपर चढ़ने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर पहुंची, मैं चौंक पड़ी। रमेशदा, आप ये क्या कह रहे थे? यहाँ तो हर तरफ गंदगी, मकड़ी के जाले और। अरे इधर आ। मुझसे कुछ ही दूरी पर रमेशदा की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक पड़ी और फिर आगे बढ़ने लगी। रमेशदा मुझसे दूर जा चुके थे, इसलिए अब मेरे चारों ओर अंधेरा था। अंधेरे में मकड़ी के जालों, धूल, मिट्टी से निपटती हुई मैं आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी चीज से टकराकर गिर पड़ी। अंधेरे में
टटोलकर महसूस करने की कोशिश की और मैं चौंक पड़ी। मेरे सामने बुढ़िया की लाश पड़ी हुई थी। हाँ, इसकी लाश, इसे किसने मारा? तुम लोगों से मैंने खाना देने कहा था मगर तुमने नहीं दिया है। भूखे बुढ़िया की भूख नहीं मिटा सकते, अब तुम लोग खुद खाना बनोगे। मैं चौंक पड़ी और जैसे ही पीछे पलट कर देखा, रमेश दा हाथों में एक बड़ी सी हथौड़ी लिए खड़े थे। मगर ये क्या? रमेश दा के गले से उस बुढ़िया की आवाज। अचानक ही मेरे सिर पर एक जोरदार वार से मैं बेहोश हो गई। आँख खुली तो अपने चारों ओर अंधेरे उजाले का परिवेश पाया और कुछ चबाए जाने की बहुत आवाज आ रही थी। मैं चौंक पड़ी, हड़बड़ाकर उठा तो देखा सामने वो बुढ़िया बैठी है और कुछ खा रही है। और अगले ही पल लालटेन की रोशनी में मुझे जो दिखाई दिया, उसने मेरे पूरे शरीर में कपकपी डाल दी। सामने एक लाश पड़ी थी। कपड़े बहुत से रमेश दा जैसे ही थे। ये क्या? मेरे मुंह से एक चीख सी निकल गई। और तभी वो बुढ़िया का मुंह मेरी तरफ घूमा। मैंने देखा उसके मुंह में एक इंसानी हाथ था जिसे वो चबा रही थी और उस हाथ में जो अंगूठी थी वो रमेश दा की थी। नहीं, इसका मतलब। अचानक ही बुढ़िया हंस पड़ी और उसके साथ साथ वो उठकर लाश के उस तरफ जाने लगी। नहीं, जाने नहीं लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक सरीसृप रेंग कर रमेश दा की लाश के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ चला गया हो। वहां बैठकर वो मेरी तरफ देखकर बोली, बहुत भूख लगी थी, कहा था खाने दो, नहीं दिया। पहले गाँव वालों के गाय बैल बकरी भूले भटके आ जाते थे, उन्हें ही खाकर काम चलाती थी। मगर आजकल गाँव वाले बहुत समझदार हो गए हैं, नहीं बेचते उन्हें। भूख से मर रही हूँ। आज सालों बाद कोई इंसान ही सही अंदर आया है, खाने से कैसे रोकती खुद को। मांस। मगर इस हट्टे कट्टे इंसान को मेरे जैसी बुढ़िया कैसे काबू में करती है। इसीलिए शरीर बदली कर ली और फिर इसी के गर्दन पर चोट करके इसे बेहोश कर दिया। मार नहीं सकती थी ना, वरना फिर आत्मा कैसे बदलती। अब तेरी बारी है। मगर वो ताबीज़ तेरे हाथों में मुझे रोक रहा है। मैं पहले इसे ख़त्म कर लूँ, फिर तेरा कोई ना कोई इंतजाम करूँगी। और फिर एक भूखे कुत्ते की तरह वो रमेश दा के लाश पर टूट पड़ी। मुझे उल्टी आ रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मौत अब मुझे सामने दिखाई दे रही थी। अचानक कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनकर मैंने आंखें खोल दी। शिरीन, तुम ठीक हो? शिरीन, घबराओ मत, हम लोग आ चुके हैं। मैं अचानक उठ बैठी। रमेश दा। अब आप शांत हो जाइए। आपके रमेश दा अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने पहले ही आप लोगों को आगाह किया था, मगर आप लोग माने नहीं।
और ऊपर से ये इस फ्लोर पर चले आए। मैं चौंक पड़ी। मगर ये सब क्या है? जो व्यक्ति इस वक्त मुझसे बातें कर रहा था वो यहाँ होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये वही इस मकान का रिश्तेदार था। बाद में मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि जब वो लोग यहाँ पहुँचे और हम लोग को ढूंढ रहे थे, तब गांव के एक व्यक्ति ने इनसे मिलाया। और चूंकि अब तक हम लोग खाना लेने नहीं आए थे, इसलिए किसी अनिष्ट की आशंका थे, वो भी इनके साथ खाना देने यहाँ आ गए। आप खुशकिस्मत हैं, आपके हाथों में तावीज़ था, तभी वो आपको कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उसने बहुत कोशिश की इस तावीज़ को तोड़ने की। देखिए आपके हाथों में ये घाव। मैं चौंक पड़ी। सचमुच जिस जगह ताबीज़ बंधा था वहाँ पर बहुत सारे घाव थे, जैसे किसी ने बहुत कोशिश की हो उस ताबीज़ को काटने या मेरे हाथों से अलग करने की। दर्द से मैं तिलमिला उठी। मगर ये सब है क्या? ये विश्वास करने की बात है, मगर आप लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा है। ये जमींदार सूर्य नारायण की हवेली है। आज से करीब 100 साल पहले की बात है। जमींदार साहब की बहुत इच्छा थी कि अपने वंशजों के लिए बड़ी सी एक हवेली बनाएंगे, धन दौलत छोड़कर जाएंगे। मगर किस्मत का खेल कि उनकी एक ही बेटी हुई। खैर, बेटी की संतान को सब देने की इच्छा लिए वो जी ही रहे थे कि किस्मत ने फिर पासा पलटा और बेटी बाल विधवा होकर घर लौट आई। इतनी सारी जायदाद रिश्तेदारों के हाथों में चला जाएगी सोचकर जमींदार ने निश्चित किया कि इसे वो संरक्षित कर जाएंगे किसी यक्ष या यक्षिणी के हाथ में। और जब मृत्यु उन्हें सामने दिखी, तब उन्होंने अपनी बेटी को ही इस जायदाद की रक्षिणी बना दिया। और वही समय के साथ साथ बूढ़ी होकर यहाँ पर पिशाचिनी होकर भटक रही है। पहले कुछ एक रिश्तेदारों ने यहाँ आकर रहने की कोशिश की थी, मगर उसने उन सभी को मार दिया। वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि वो मंत्र से अभिमंत्रित है, मगर उसकी इस घर से मुक्ति भी नहीं है। और उसे बड़ी भूख लगती है, सदियों की भूख। पहले भले भूले भटके जो भी पशु पक्षी यहाँ आ जाते थे, वो उन्हें मारकर खा जाती थी। धीरे धीरे गांव वालों ने पशु यहाँ भेजना बंद कर दिया और यहाँ आने से रोकने लगे, और जितने पक्षी थे उन्हें मारकर खा गई थी। इसलिए अब वो भूखी ही इस हवेली में घूमती है।